वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोलॉजी वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। डबल फर्टिलाइजेशन के अलावा हमने इसके और भी रिलेटेड टॉपिक्स ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा था और इससे संबंधित होने वाली घटना को बारे में पढ़ा था। तो आइए हम लोग आज नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार फिर से पिछले क्लास में दो इक्वेशन हमने जो आपको बताया था उन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं ताकि आने वाला टॉपिक आपकी समझ में आ जाए, आसानी से आ जाए। इसलिए हम उन दोनों इक्वेशन को एक बार फिर से बताना चाहेंगे और आप लोग भी इसे बड़े ही ध्यान से पूर्वक देखें। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, तो पॉलिनेशन पोस्ट इवेंट्स जो होता है उसमें क्या होते हैं, स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो जर्मिनेशन के बाद दो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है ना। तो उसमें से दो मेल गैमेट में से क्या होता है, एक मेल गैमेट एम्ब्रायो से के एग के साथ फ्यूज़ करता है और जो दूसरा होता है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है। आपको वो डायग्राम याद होगा, इस तरह का हमने डायग्राम बताया था। ये एम्ब्रायो से का स्ट्रक्चर हुआ करता था और फिर हमने आपको बताया था ऊपर तीन कोशिकाएँ होती हैं जो कि कैलेजर एंड पर होता है और इस तीनों कोशिका का नाम हमने दिया था एंटीपोडल सेल। इसे हमने क्या कहा था, एंटीपोडल सेल। और फिर हमने बताया था कि नीचे वाले जो रीजन होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ पर भी तीन सेल होते हैं और इस तीन सेल में से दो सेल जो होता है वह होता है आपका सिनर्जिड सेल और एक सेल जो होता है वह होता है आपका एग सेल। तो यही एग सेल जो होता है यही रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेट को और बीच में एक सबसे बड़ी सेल होती है जिसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये आपका हो जाता है सेंट्रल सेल, ठीक है, सीसी यानी कि सेंट्रल सेल। और ये दोनों इसमें पाए जाने वाले दो पोलर न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर के बारे में भली भांति पढ़ा था। तो देखिए, यहाँ से फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब जुड़ा होता है और इसी पॉलन ट्यूब से होते हुए दो मेल गैमेट इंटर करते हैं। इसमें से एक मेल गैमेट जो होता है एक सेल के पास जाता है और जो दूसरा होता है वह जाता है सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के पास। और इसी फैक्टर के आधार पर हमने दो इक्वेशन को एस्टेब्लिश किया था और इन्हीं दोनों इक्वेशन के माध्यम से आप सारे टॉपिक को कवर कर पाते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या था। आपका पहला जो मेल गैमेट है वह कहाँ पहुँचा है, वह पहुँचा है आपका फीमेल गैमेट एक सेल के पास, यानी कि एक मेल गैमेट, ये आपका मेल गैमेट हो गया, फर्स्ट मेल गैमेट। ये कहाँ पहुँच गया है, ये पहुँचा है फीमेल गैमेट एग के पास। एग रिप्रेजेंट्स फॉर फीमेल गैमेट और जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तो इसके फ्यूज़न के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसके ठीक बाद, फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। आपको याद हो, हमने बताया था मेल गैमेट का प्लॉइडी एंड सेट में होता है, फीमेल गैमेट का प्लॉइडी भी एंड सेट में होता है। जबकि फ्यूजन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसके प्लॉइडी टू एंड सेट में होते हैं। फिर बताया हमने आपको जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वह बनता है आपको एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वह जाइगोट से ही होता है। लेकिन इस दौरान माइटोसिस नामक सेल डिवीजन होता है, यानी कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस सेल डिवीजन के माध्यम से, माइटोसिस के माध्यम से। और एम्ब्रायो के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रायोजेनेसिस। तो यहाँ से आप इसे डिफाइन भी कर सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज जाइगोट and the process of formation of or development of embryo from zygote that is known as embryogenesis। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए एम्ब्रायोजेनेसिस के ड्यूरिंग किस तरह का सेल डिवीजन होता है, किस टाइप का सेल डिवीजन होता है। तो आंसर शुड बी माइटोसिस। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ध्यान रखिए।
सेकेंड पॉइंट्स में आइए। सेकेंड कंडीशन में क्या है, आपका जो बचा हुआ एक मेल गैमेट है वह कहाँ गया है, वह गया है आपको सेंट्रल सेल के पास, वह बीच में गया है, एम्ब्रायो सेक के सेंटर में गया है। तो आइए, एक आपका यहाँ से हो गया मेल गैमेट, दिस इज मेल गैमेट, और ये कहाँ पहुँचा है, ये पहुँचा है आपको सेंट्रल सेल के पास। सेंट्रल सेल में हमने आपको बताया कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए, फिर ये दोनों भी आपस में फ्यूज करते हैं, सेंट्रल सेल और मेल गैमेट। अब यहाँ पर जो फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो 3 न्यूक्लियस के बीच होता है। कैसे, तो एक न्यूक्लियस होगा मेल गैमेट का जिसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, जबकि पोलर न्यूक्लियाई संख्या में 2 हैं, इसलिए इसके लिए हम लोग लेंगे n+n, यानी कि n+n+n। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, एंड the whole phenomenon is known as fertilization, that is known as fertilization. तो after fertilization और triple fusion a triploid structure is formed that is known as endosperm। तो endosperm का जो प्लॉइडी होगा वह क्या होगा, 3n होगा, यानी कि ट्रिप्लॉइड होगा। वह क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम कुछ और भी बात को समझते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एंडोस्पर्म जो होता है इसका फंक्शन होता है कि एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है उसे न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म के द्वारा किया जाता है। यदि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है वो एम्ब्रायो में डेवलप करेगा, लेकिन तब तक डेवलप नहीं करेगा जब तक कि एंडोस्पर्म की थोड़ी सी भी मात्रा ना बन जाए। इसलिए एंडोस्पर्म्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, यहाँ से 2 संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है कि किसी भी सीड में जनरली क्या होता है, एक एम्ब्रायो होता है, और हम लोग जो खेतों में जो बीज लगाते हैं, जो सीड लगाते हैं, उस बीज में यानी कि सीड में क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट एक एम्ब्रायो होता है, इसलिए वहाँ से प्लांट का फॉर्मेशन होता है, प्लांट ग्रो करते हैं। देखिए, अब होता क्या है, एक एम्ब्रायो के डेवलपमेंट होने में न्यूट्रिशन का बहुत ही रोल है, क्योंकि न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हो सकता है कि एक एम्ब्रायो के पूर्ण रूप से मैच्योर होने में, डेवलप होने में एंडोस्पर्म का फुल अमाउंट, संपूर्ण मात्रा खर्च हो जाए, या हो सकता है कि कुछ बचा हुआ रह जाए, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो वैसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म बचे हुए रह जाते हैं, एंडोस्पर्म यदि बचे हुए रह गए, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म की मात्रा बची हुई रह गई। लेकिन यदि एंडोस्पर्म नहीं उपस्थित है किसी सीड में, इसका मतलब है कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में सारा का सारा एंडोस्पर्म खर्च हो गया है। तो ध्यान रखिए इस बात को। तो इसी एंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर सीड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है आपका एंडोस्पर्मिक सीड, और सेकेंड जो होता है वह है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब हुआ ऐसे सीड में एंडोस्पर्म बचे हुए रहेंगे, एंडोस्पर्म की थोड़ी भी बहुत मात्रा यहाँ उपस्थित होगी, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब हुआ इसमें एंडोस्पर्म की थोड़ी सी मात्रा उपस्थित नहीं। अब देखिए, इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, दोनों के एग्जाम्पल को। अब देखिए, वैसे सीड, इसको आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, द सीड हैविंग endosperm that is known as endospermic seed, and the seed having not any type of endosperms that is known as non-endospermic seed। अब देखिए, एंडोस्पर्मिक सीड हम लोग किसको कहेंगे, तो जितने सारे भी मोनोकोटिलेडोनस सीड होते हैं, जितने सारे भी सीरियल्स होंगे, अनाज होंगे, वे सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे कि व्हीट, और कोकोनट, बार्ले, जितने सारे भी
अनाज हो गए, सीरियल्स हो जाते हैं, सारे के सारे मोनोकोटिलेडोनस होते हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब देखोगे इन सारे बीज के बीच में क्या होता है, सफ़ेद भाग होता है, वाइट पार्ट्स होते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो इसका बचा हुआ एंडोस्पर्म है। और ये काफ़ी पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। जबकि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में वे सारे सीड आते हैं जो कि डाइकोटिलेडोनस सीड होते हैं। तो डाइकोटिलेडोनस सीड जैसे कि आपका जितने सारे पल्सेस हो जाते हैं, यानी कि दाल, उसमें आपको पी आ जाएगा, मटर और चना आ जाएंगे। इसके अलावा जितने सारे भी दाल आपको बच जाते हैं वे सारे आ जाएंगे। सोयाबीन आ जाएगा, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली आ जाएंगे आपको, इसमें आपका हो गया पी। इसके अलावा ग्राउंडनट, पी के बाद ग्राउंडनट, और ग्राउंडनट के बाद फिर आपको आ जाएंगे सोयाबीन, जितने भी तेल वाले तिलहन पादप हैं वो आपको आ जाएंगे। ये सब ग्रीन ग्राम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो आते हैं वो डाइकॉट के हैं, और ये एग्जाम्पल जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड के भी एग्जाम्पल होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि एंडोस्पर्मिक सीड को हम लोग एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्बुमिनस सीड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्बुमिनस सीड, और इसे हम लोग कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड। दिस इज कॉल्ड एज नॉन एल्बुमिनस सीड। ध्यान रखिए इस बात को। अब आइए एक यहाँ पर हम आपको कुछ और भी बात बताते हैं। जब यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, तो उसके ठीक बाद जो एक कॉमन न्यूक्लियस बनता है उसे हम लोग कहते हैं पेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जिस सेल को फॉर्म करता है उसे हम लोग कहते हैं पीईसी, यानी कि इसका मतलब हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ पर 2 टाइप के हो गए एंडोस्पर्म, एक न्यूक्लियस स्टेज वाला, और जो दूसरा होता है वह होता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि हम लोग जनरली नारियल खाते हैं और नारियल का सफ़ेद वाला भाग खाते हैं, हालांकि पानी भी पीते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो कोकोनट होता है, कोकोनट का वाइट पार्ट जो होता है वह किस टाइप का, वो क्या है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो वह और कुछ भी नहीं है, वो आपका रिमेनिंग एंडोस्पर्म है। और एंडोस्पर्म में भी वह सेलुलर एंडोस्पर्म है, यानी कि वो सेल के स्टेज में है। जबकि जो कच्चे नारियल का जो पानी होता है, जो वाटर है, कोकोनट वाटर, वह होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। वहाँ पर क्या होते हैं, लगातार वो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं अपने आप को, और फिर एक स्टेज बनता है जिससे हम लोग फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और ये आपको जनरली आपका स्टेज जो हो जाता है पीएन और पी, यानी पीईएन और पीईसी, इस दोनों स्टेज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन सारे का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो ये इन सारे बातों को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनते हैं, फिर जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। इस दौरान माइटोसिस होता है। फिर जब सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन होता है तो एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। मे भी हो सकता है कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म का फुल अमाउंट कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, और हो सकता है कि बचा हुआ भी रह जाए। यदि बचे हुए रह जाते हैं तो वैसे सीड को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। और यदि किसी सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचते हैं तो उसे हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड में आपको जनरली सीरियल्स आते हैं, अनाज आते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गए। इसके अलावा जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें आपको आ जाता है पी, ग्राउंडनट, सोयाबीन, जितने सारे भी पल्सेस आते हैं, ऑयल वाला, ऑयल प्रोवाइडिंग जितने सारे भी सीड होते हैं वो सारे आपको आ जाते हैं। चना हो जाएगा, ग्रीन ग्राम हो जाएगा, ये सारे के सारे जो होते हैं आपको वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसके बाद जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है, जो सेकेंड चैप्टर है आपका, उसके 1 या 2 लेक्चर और बन पाएंगे, हम उसको भी देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं हम लोग किसी अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।